हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ईवीएस की एक क्लास की थी और आज हम कुछ अलग से देखते हैं कि ईवीएस में आपको क्या क्या आएगा। और क्योंकि अभी नया सिलेबस है और आपको पता भी नहीं है और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी बता रहे होंगे अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से आपको पूरा ऑथेंटिक और पूरा जेन्युइन तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपका आएगा। और मैं पूरा विश्वास है मुझे और पूरी आशा के साथ आपको कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा दूसरी कुछ भी चीज़ नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। मैंने देख लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपके टॉपिक्स लेके आया हूँ। डेली के हम अलग अलग टॉपिक्स करते हैं और हमारे टेस्ट चलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ ज्वाइन करिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों चलते हैं अभी अगले टॉपिक में, विभिन्न परिदृश्य। यानी कि परिदृश्य भौगोलिक परिदृश्य भी हो सकते हैं और अलग अलग जगहें जैसे होती हैं, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न परिदृश्य। द अर्थ हैज़ मैनी फेसेस, लेट्स एक्सप्लोर ईच वन, ठीक है ना। चलो हम एक पे देखते हैं, ठीक है। लैंडस्केप है। चलो, परिदृश्य की परिभाषा क्या होती है, परिदृश्य क्या होता है, पहले ये हम देखते हैं। किसी भी क्षेत्र का वह संपूर्ण दृश्य होता है जिसमें प्राकृतिक पहाड़, नदी, जंगल और मानव निर्मित यानी जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए हैं, इमारतें हो गई, सड़कें हो गई, खेत हो गए, दोनों तत्व शामिल होते हैं परिदृश्य में सब चीज़ शामिल होती है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, प्रकृति और मानव मिलकर हमारे चारों ओर सुंदर परिदृश्य बनाते हैं। जो भी मानव के द्वारा बनाई गई है या प्रकृति की जो चीज़ें बनी हुई है, जो सुंदर परिदृश्य है, ठीक है ना, वो बहुत ही शानदार और अलग ही नज़ारा उसमें होता है। चलिए इस टॉपिक में हम क्या क्या जानेंगे, यहाँ देखते हैं। परिदृश्य क्या है, परिदृश्य के मुख्य प्रकार क्या है, प्रमुख भू आकृतियाँ क्या कौन कौन सी है, वनस्पति आधारित परिदृश्य कौन सा है, भारत के परिदृश्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इमेज के माध्यम से भी बताऊंगा और ईजी जितना हो सके, आर्ट के माध्यम से जितना हो सके उतना ईजी तरीके से बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे से इसको याद कर सको और आपके एग्ज़ाम में एक पॉइंट भी आप भूल ना सको। आप जैसे ही क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चित्र आ जाएगा और आप इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। कीवर्ड्स मैं बता देता हूँ। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, मरुस्थल, वन, घास के मैदान और टुंड्रा। यहाँ आप देख सकते हो, इनके फ़ोटोज़ भी साथ में हैं। पर्वत का, माउंटेन्स का देख सकते हैं, प्लेट्यू का देख सकते हैं, पठार का देख सकते हैं आप, मैदान, प्लेन जो मैदान होता है उसका, डेजर्ट का भी देख सकते हैं, फॉरेस्ट का, हर चीज़ का आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी साथ में। प्रकृति की हर छटा अनोखी है, उसे जानो, समझो और बचाओ। हमें अपना परिदृश्य बचाना भी चाहिए, जो माइंस वगैरह कट रही है उनको बचाना चाहिए, ताकि हमारा प्राकृतिक परिदृश्य है जो दिखाई दे सके। अब आगे देखते हैं हम परिदृश्य क्या है। परिदृश्य क्या होता है, व्हाट इज ए लैंडस्केप। किसी भी क्षेत्र का वह संपूर्ण दृश्य होता है जिसमें प्राकृतिक, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, प्राकृतिक पहाड़ या नदी और मानव निर्मित इमारतें या सड़कें दोनों तत्व शामिल होते हैं। यह महज जमीन नहीं बल्कि वहाँ की हवा, पानी, पेड़ पौधे और संस्कृति का मिला जुला रूप होता है। आप कहीं नेचुरल जगह पे जाके बैठो, पहाड़ पे जाके बैठो, इतना सुकून मिलेगा जो आपको घर पे एसी में भी नहीं मिलेगा, इतना सुकून आपको वहाँ पे मिलेगा। परिदृश्य हमें जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। हमारी क्या दशा है वहाँ पे, अगर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है ना, तभी तो है यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है ना, तो हम वो पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। परिदृश्य के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, मेजर टाइप्स हैं। परिदृश्य को उत्पत्ति, ओरिजिन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं, दो भाग। कौन कौन से हैं, भौतिक या प्राकृतिक परिदृश्य और दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय परिदृश्य। एक तो ये होता है कि फिजिकल रूप से जो नेचर का बनाया हुआ है वो प्रकृति का हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया कि मानव ने जो क्या क्या बनाया है, ठीक है। सड़क कोई पहले से तो बनी हुई नहीं थी ना, नेचर ने बनाई है,
तो सड़क का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। ठीक है, जैसे पहाड़ हो गया, तो पहाड़ को मानव ने तो बनाया नहीं है, वो प्रकृति का बना हुआ है, तो वो प्राकृतिक परिदृश्य हो गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यह पूरी तरह प्रकृति, हवा, बारिश, भूकंप द्वारा बना होता है, इसमें मानव का हाथ नहीं होता है। ये भी बताया मैंने। जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ क्या है? मानव के द्वारा नहीं होता है, तो ये प्राकृतिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, जब मनुष्य अपनी सुविधा के लिए प्राकृतिक परिदृश्य में बदलाव करता है तो वह सांस्कृतिक परिदृश्य कहलाता है। यानी कि आपको रोड चाहिए, ठीक है, तो आपने रोड का निर्माण किया आपकी सुविधा के अनुसार। आप पहाड़ पे चढ़ के नहीं जा सकते, या पेड़ों के बीच से होके नहीं जा सकते, या आप कच्चे रास्ते में नहीं जा सकते, इसलिए आपने सड़क का निर्माण किया। तो वो आपकी सुविधा के अनुसार किया है ना, उसको मानवीय परिदृश्य या सांस्कृतिक परिदृश्य कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ इन दोनों के उदाहरण फोटो के माध्यम से दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे नदियाँ हैं, जंगल है, रेगिस्तान है। ठीक है ना, ये हो गया प्राकृतिक परिदृश्य। अब यहाँ पे देखते हैं, शहर हो गया, बांध हो गया, खेत हो गया, मंदिर, फैक्ट्रियाँ, सड़कें, ये सारे मानवीय परिदृश्य हो गए, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आगे चलते हैं। याद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनके। प्राकृतिक परिदृश्य प्रकृति की देन है, जिसे मनुष्य बदल नहीं सकता है। अब पहाड़ है, पहाड़ को हम क्या बदलेंगे? पठार है, पठार को हम क्या बदलेंगे? नदी अपना रास्ता खुद बना लेगी, हम नदी का रास्ता नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो प्रकृति का नियम है। अब यहाँ पे क्या है? मानव की आवश्यकताएं और तकनीक प्राकृतिक परिदृश्य को सांस्कृतिक परिदृश्य में बदल। अब सुंदर दिखने के लिए हम क्या करते हैं? डामर रोड का निर्माण करते हैं, नहीं तो आप मिट्टी की भी तो रोड बना सकते हैं ना। संस्कृति को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अपना अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं कि ऐसे करूँगा तो इस अच्छा होगा, हमारे लिए और सुविधा होगी। ठीक है ना, तो वो मानव क्या है? मानव की प्रकृति है, वैसी वो करता है खोजबीन। आगे संक्षिप्त में इसकी तुलना देख लेते हैं। क्या क्या बिंदु है इसके? भौतिक प्राकृतिक परिदृश्य क्या क्या है, सांस्कृतिक मानवीय परिदृश्य क्या क्या है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्रकृति द्वारा होता है भौतिक, यह प्राकृतिक है, और सांस्कृतिक क्या होता है? मानव के द्वारा होता है। और निर्माण का क्या होता है? निर्माण के आधार पर देखें तो प्राकृतिक जो परिदृश्य है वो स्वाभाविक है, वो तो होना ही है, प्रकृति का है। अब कहीं पे हम बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ का उसमें मानव का क्या लेना देना है? वो तो प्रकृति की देन है। कुछ जगह होती है जहाँ पठार होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, और कुछ ऐसी होती है, नीची जगह होती है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, यहाँ पे निर्माण के आधार पर जो बिल्डिंगें बनी हुई है, ये मानव के हाथों के द्वारा बनाई हुई है, मानव निर्मित है, मानव ने खुद ने बनाया है। इसमें बदलाव क्या क्या हो सकता है? बहुत धीरे या नहीं के बराबर। अब पहाड़ को काटने में है ना बहुत समय लगेगा, अगर आप काटोगे तो बहुत समय लगेगा, और ये मुश्किल ही है, नामुमकिन होता जाता है। ठीक है, और अगर बिल्डिंग बनी हुई है, मानव के द्वारा बनी हुई है, तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, जैसे भी डाल दी तो वो टूट जाएगा। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहाड़, नदियाँ, जंगल, रेगिस्तान। रेगिस्तान को आप कितने टाइम में आप हटा सकते हो? उसमें कैसे आप हरियाली ला सकते हो? रेगिस्तान हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरी जगह दिया हुआ है मानवीय में, शहर है, बांध हैं, खेत हैं, सड़कें हैं, मंदिर है। और सड़क को तोड़ना आसान काम है, तोड़ सकते हैं। खेत है, खेत के ऊपर फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो खेत तो ख़त्म हो गया। बांध है, बांध को तोड़ सकते हैं, तो वो नदी का रूप या समुद्र का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परिदृश्य क्या है? प्राकृतिक तत्व है, मानव निर्मित प्लस संस्कृति। ठीक है, प्राकृतिक तत्व प्लस मानव निर्मित तत्व प्लस संस्कृति, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? परिदृश्य बनता है, यानी कि देखने योग्य। चलिए आगे देखते हैं हम प्रमुख भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है पर्वत। ठीक है, अब पर्वत के बारे में देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भाग, यानी कि जो ऊंचा उठा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चोटी है उसकी, आपने गुरु शिखर देखा होगा, हिमालय देखा होगा, तो ये ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी चोटी समिट संकरी और आधार बेस चौड़ा हो, यानी कि ऊपर से नुकीला हो और नीचे से चौड़ा हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका आधार है नीचे वाला, ये उसकी चोटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ जलवायु अधिक ठंडी होती है, जनसंख्या बहुत कम घनी होती है। यहाँ पे अब जनसंख्या कैसे निवास करेगी, यहाँ पे कैसे घर बनाएंगे, वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जीवन शैली में क्या क्या है? जीवन शैली में देखें तो यहाँ सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा कट करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हम खेती कर सकते हैं।
यह क्षेत्र पर्यटन का प्रमुख केंद्र होता है, घूमने लायक होता है। यहाँ पे लोग देखने आते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे लोग खेती करते हैं, कैसे इनकी चढ़ाई करते हैं, तथा अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना का उद्गम स्थल यहाँ होता है। अब जब ये ऊपर है, स्थान है इसका, ऊपर इसकी ठंडी हवाएं चलती है, तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बारिश होगी तो हम इसका पानी कहाँ जाएगा? ऊपर अगर नुकीला है तो पानी ऊपर तो रहेगा नहीं, पानी तो नीचे ही आएगा। तो ये ज़्यादा पानी है ना, एक एक दिशा अपनी बना लेता है, एक दिशा बनाएगा, ज़्यादा पानी वहाँ से निकलेगा तो एक नदी का रूप लेगा। ठीक है, वो नदी नीचे नीचे आके फिर पठार में आएगी, फिर यहाँ पे मैदानी भागों में आएगी और हम उसको नदी बोल देते हैं, फिर हमारे पास वो पानी पहुँचता है। जैसे आपने हिमालय देखा होगा, हिमालय से काफ़ी सारा पानी बहता है, वो क्या नदियाँ बना देता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हैं ना, ऊपर से नीचे आती है तो वो नदियाँ बन जाती है पानी। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे हिमालय भारत में है, आल्प्स की पर्वत है जो यूरोप में है, एंडीज़ पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ हम देख सकते हैं। अब आगे सेकंड नंबर पे चलते हैं, पठार। ठीक है, पठार, पठार की क्या परिभाषा है? ऊंचाई पर स्थित वह समतल फ्लैट भूमि जो चारों तरफ से खड़ी ढलानों, ये आप देख सकते हैं ऐसा होता है, से घिरी होती है, इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्लैट है, समतल ऊपरी सतह है, यहाँ पे पठार है नीचे, और यह खड़ी ढलान है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ढलाने हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? यह धरती का सबसे पुराना भूभाग है। ठीक है, जीवन शैली में देखें तो यहाँ खनिज पदार्थ ये रहा, कोयला, लोहा, हीरा, ये खनिज पदार्थ है। जैसे लोहा, कोयला, हीरा बहुत पाए जाते हैं। खनन कार्य, यहाँ पे खनिज पैदा होते हैं। जहाँ जगहों पर काली मिट्टी होने के कारण कपास की खेती होती है, यहाँ पे ज़्यादातर काली मिट्टी होती है। कपास की खेती, कपास की मिट्टी मानी जाती है, इसको ब्लैक सॉइल को कपास की मिट्टी मानी जाती है। अब इसके उदाहरण देखें तो दक्कन का पठार हो गया भारत में, तिब्बत का पठार हो गया चीन में। बहुत समतल मैदान होता है, ऊपर ऊपर होते हैं पठार, और ऊपर से समतल होते हैं, नुकीले होते हैं उसको पर्वत बोलते हैं, और समतल होते हैं उसको पठार बोलते हैं। पर्वत और पठार दोनों ही प्राकृतिक भू आकृतियाँ हैं, लेकिन पर्वत ऊंचा और शंकुकार होता है, जबकि पठार समतल और ऊपर की सतह फैली होती है। ठीक है ना, अभी हमने फोटो देखा, ऊपर की सतह जिसकी फैली होती है उसको पठार बोलते हैं, और ऊपर की तरह नुकीला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम मैदान की ओर। अब यहाँ पे मैदान है, मैदान की परिभाषा क्या है? समुद्र तल सी लेवल से नीची समतल या हल्की लहरदार भूमि को हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो में देखा जा सकता है, मैदान तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, समतल जगह जहाँ होती है ना उसको मैदान बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियाँ बाढ़ के दौरान गाद बिखेरती है। अब जब नदी पर्वत से नीचे आती है तो अपने साथ कुछ लेके तो आएगी, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि साफ का साफ पानी आएगा, ऐसा तो है नहीं। पर्वत के ऊपर जो मिट्टी होती है, उसका कंकड़ होते हैं, वो सारे क्या है, पानी के साथ साथ में चलते रहते हैं। तो वो जो कचरा नीचे आता है, मिट्टी नीचे आती है ना, वो फिर नीचे जाके फैल जाती है, नदी का रूप लेती है। नदी क्या आएगी? फैल जाती है, तो नीचे वो बराबर की मात्रा में नीचे फैला देती है, उसको हम बोलते हैं मैदान। ठीक है, तो वो फिर क्या है कि मिट्टी होती है, चिकनी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, खेती अच्छी होती है, वहाँ फसलें अच्छी होती है। इसकी जीवन शैली के बारे में देखें, यह क्षेत्र गहन कृषि के लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी फसलें होती है यहाँ पे, बहुत पानी की मात्रा भी अत्यधिक होती है और ज़मीन भी उपजाऊ होती है। इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या घनी आबादी मैदानी क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब जनसंख्या जहाँ ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे इनको बराबर मात्रा में इनको स्पेस भी मिल जाएगा, जगह भी मिल जाएगी, और खेती के लिए इनको जगह मिल जाएगी। खेती भी अच्छी होती है, फसलें भी अच्छी होती है, खाने पीने के लिए धान भी हो जाता है, पानी भी मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे सुविधा के अनुसार लोग भी ज़्यादा बसेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है। इसका उदाहरण देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है, ग्रेट प्लेन्स का मैदान अमेरिका में है। इसको हम देख सकते हैं। इसको याद करने के क्या तरीके हैं? मैदान को याद कैसे करेंगे? समतल उपजाऊ मिट्टी प्लस नदी का गाद, इतना याद रख लीजिए। घनी आबादी और गहन कृषि, जहाँ पे कृषि होगी अधिक वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनको रोज़गार भी चाहिए, उनको फसल भी चाहिए, उनको खेती भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना, तो इसलिए मैदानों में ज़्यादातर लोग बसते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नदी यहाँ पे लेके जाती है अपना, ये बाढ़ आ गई है यहाँ पे नदी, और साथ में ये
गाद भी ले जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं गाद का फैलाव, आपके काफ़ी लोग खेती भी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कैसे गाद आता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण में देखें यहाँ पे तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और ग्रेट प्लेन्स का मैदान कहाँ पे है? अमेरिका में है, विश्व का देखें तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं मरुस्थल के ऊपर। अब मरुस्थल देखिए, जैसलमेर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता है डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है, ज़्यादातर पता है इनको, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान का एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी होती है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा देखें, अत्यंत शुष्क एरिड क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि यहाँ पे सारी रेत ही रेत होती है। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे ज़्यादा बरसात होगी, लेकिन यहाँ पे खाली जगह पे नहीं होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, गर्म दिन ठंडी रात। अब क्या होता है, जो रेत होती है ना, वो गर्म तो बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब जैसे दिन में जैसे सूरज आता है तो वो रेत क्या है कि जल्दी उसको अट्रैक्ट करती है और गर्म हो जाती है रेत, और रात जैसे ही होती है तो उसमें बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है वो। ठीक है, तो बालू रेत इसे बोलते हैं ना, वो होती है यहाँ पे। इसकी जीवन शैली पे बात करें तो इसकी वनस्पति विरल कैक्टस और जीव जंतु ऊंट चिपकली रेगिस्तान के अनुकूल होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बारिश कम होगी तो यहाँ पे पानी की भी कमी होगी, पानी की कमी होगी तो यहाँ लोग भी कम होंगे, लोग भी कम होंगे, यहाँ पे कृषि भी कम होगी। तो जहाँ पे कृषि नहीं होगी, जहाँ पे पानी नहीं होगा, जहाँ पे आवास नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे भाई? वहाँ पे लोग भी तो कम रहेंगे। यहाँ खाने पीने को भी यहाँ पे मजबूरी होगी कि कैसे खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, खेती भी नहीं होती होगी, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ऊँट हो गया, छिपकली हो गया, तो इनको क्या है कि यहाँ पे रह सकते हैं ये, क्योंकि ऊँट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। छिपकली भी ऐसे ही रेगिस्तान में रह सकती है, इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है गर्मी से ना सर्दी से। ऊँट बहुत कम पानी पीता है, इसलिए यहाँ पे रह सकता है। और इसमें कैक्टस जैसे पौधे होते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आगे इसके उदाहरण देखें तो थार मरुस्थल राजस्थान का, भारत में, सहारा अफ्रीका में है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी नक्शे में भारत के थार मरुस्थल और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का स्थान खोजिए, ये आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे दिया गया है। जैसे भारत का मैप होता है ना, ये भारत का मैप है, ऐसे हम देख सकते हैं भारत के मैप को। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार मरुस्थल कहाँ हो गया? इस साइड में, ये राजस्थान का है इलाका, इधर हो गया थार का मरुस्थल। और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ हो गया? ऊपर के इलाके में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है। ठीक है, इसमें वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। इसका उदाहरण भारत में थार मरुस्थल और विश्व में सहारा अफ्रीका का है। याद कैसे रखेंगे इसको? याद करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी? मरुस्थल बराबर कम वर्षा, अधिक तापमान का अंतर, कम जनसंख्या, इसको याद हम रख सकते हैं। ठीक है ना? ओके दोस्तों, अभी तक वीडियो किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए बच्चे हैं वो, और अपने जो साथी हैं उन सभी को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का मौका मिल सके। और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिए इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा भाग क्या है? वनस्पति आधारित परिदृश्य, वेजिटेशन बेस्ड लैंडस्केप, यानी कि वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको कैसे देखेंगे। यहाँ पे वन है, वृक्षों का प्रभुत्व है। अब भारत में क्या है कि अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, वर्षा के आधार पर अलग अलग पाए जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं, जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे कम पेड़ होते हैं। पेड़ों में भी अलग अलग होते हैं, कोई ज़्यादा हरे भरे होते हैं, कोई कंटीले होते हैं, कोई सीधे होती है, नुकीले होते हैं, कैक्टस जैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये याद रखना है। आप कॉपी बना लीजिए, कॉपी में ईवीएस के आप नोट्स बनाइए। ये नोट्स है ना, आप पॉज कर करके वीडियो को आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से रहेंगे आपको। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? अधिक गर्मी व बारिश, पेड़ सदाबहार, एवरग्रीन एवं सघन
होते हैं, सघन यानी कि घने होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती वन, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट डेसिडियस। मध्यम जलवायु, शरद ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि जो शरद ऋतु होती है ना उसमें पत्ते जहाँ झड़ जाते हैं वहाँ समशीतोष्ण पर्णपाती वन बोलते हैं। आगे आता है बोरियल या शंकुधारी वन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, अत्यधिक ठंड होती है, जो ज़्यादातर कश्मीर, हिमाचल इधर इलाके में जहाँ ज़्यादातर ठंड होती है वहाँ पे ये अशोका, इसको अशोका वृक्ष बोलते हैं, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं अत्यधिक, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। पेड़ों पर सुई के समान पत्ते होते हैं, यानी कि तीखे पत्ते होते हैं, नुकीले पत्ते होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कंटीलेवन। कंटीलेवन ज़्यादातर आपको राजस्थान में पाए जाएंगे, जहाँ मरुस्थल है यहाँ पे देख सकते हैं, कैक्टस वगैरह। यहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र, पानी बचाने के लिए पेड़ों पर कांटे होते हैं, पानी को बचाने के लिए, यानी कि इनको पानी की कम ज़रूरत होती है इसलिए यहाँ पे कांटे होते हैं। आगे चलते हैं, हम घास के मैदानों को देखते हैं। घास के मैदान, विश्व के लगभग 20% भाग पर घास फैली है। इनके स्थानीय नाम अलग अलग है, जहाँ पे अलग है घास वहाँ उनका अलग नाम है। यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर भारत में क्या है, प्रेरी बोलते हैं, यूरेशिया में क्या बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं, अफ्रीका व भारत में क्या है, सवाना बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं, इसको पंपास बोलते हैं। घास के मैदानों को, जहाँ पे ज़्यादा अत्यधिक घास होती है उन मैदानों को इन नामों से जाना जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको याद कैसे करेंगे, घास के मैदानों को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। घास का मैदान होता है उसको फेफड़ा कहा जाता है, उसके बगैर ना तो पशु जिंदा रह सकते हैं ना इंसान, क्योंकि पशुओं के ऊपर भी इंसान निर्भर करता है, पशुपालन भी करता है, तो ये भी जरूरी है। टुंड्रा परिदृश्य क्या होता है, टुंड्रा लैंडस्केप, यहाँ अत्यधिक ठंडे प्रदेशों जैसे आर्कटिक व अल्पाइन क्षेत्र में मिलता है। यहाँ की मिट्टी स्थायी रूप से जमी होती है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पहाड़ों के पास में, जिसके कारण यहाँ केवल काई और बोने पेड़ ही उग पाते हैं। अब जहाँ स्थायी मिट्टी होगी, जमी होगी, वहाँ पे क्या होते हैं कि उनकी जड़ें ज़्यादातर नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए पेड़ भी ऊपर ग्रो, जितना पेड़ नीचे ग्रो करेगा ना उतना का उतना ऊपर ग्रो करता है, इसलिए यहाँ पे बोने पेड़ ही उग पाते हैं, यानी कि उनकी हाइट कम रह जाती है। इसका नोट देखते हैं, वन, घास के मैदान और टुंड्रा ये सभी वनस्पति आधारित परिदृश्य हैं जो क्षेत्र की जलवायु और वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो वहाँ पे ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा पेड़ होंगे, जहाँ पे जलवायु भी अच्छी होगी वहाँ पे उपजाऊ जलवायु होगी, ठीक है। और अगर नहीं हुई वर्षा तो उनकी जलवायु की उपजाऊता कम हो जाती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परिदृश्यों को समझने के लिए वहाँ की वनस्पति को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वनस्पति कैसी है, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग वनस्पति है। आप अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो अलग प्रकार की वनस्पति मिलेंगी, दक्षिण भारत में देखेंगे तो आपको अलग प्रकार की, जहाँ पे ज़्यादा अलग अलग होती है वहाँ पे अलग अलग खेती होती है, अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह आप जाओगे ना आपको अलग अलग जलवायु, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, तो वहाँ पे उनकी जलवायु अलग अलग होती है। आगे हम चलते हैं, भारत के प्रमुख परिदृश्य देखते हैं। प्रमुख जो मेजर लैंडस्केप है वो हम देखते हैं। यहाँ पे भारत में विविधता इतनी अधिक है कि इसे हर प्रकार का परिदृश्य मिलता है। इसे 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी बताया, आप उत्तर में जाओगे तो अलग होगा, दक्षिण में जाओगे तो अलग होगा, पूर्व में अलग होगा, पश्चिम में अलग होगा। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे परिदृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर प्रकार की मिल जाएगी। आगे देखते हैं फर्स्ट वाला, उत्तरी पर्वत। उत्तरी पर्वत यानी कि उत्तर वाला भाग, यहाँ पे हिमालय है। यह भारत का मुकुट है जिसको हम सिर बोलते हैं, मुकुट ताज भी बोलते हैं, जो हिमालय है ऊपर ऊपर। यहाँ की बर्फ़ पिघलकर हमेशा नदियों को पानी देती रहती है। यहाँ पे ज़्यादातर पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा बारिश होती है, फिर वहाँ से पानी नीचे बहता है और नदियों का निर्माण करता है। जहाँ विरल पर्यटक प्रमुख है, वहाँ की वनस्पति भी बहुत अच्छी होती है, हरा भरा क्षेत्र होता है, हरियाली होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाना घूमना पसंद करते हैं। वहाँ ठंडी जलवायु होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मोबाइल में देखते भी होंगे। सेकेंड नंबर पे देखते हैं उत्तरी मैदान। गंगा का जो मैदान होता है उत्तर वाले, जहाँ क्या बोल सकते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का भाग, हिमाचल प्रदेश का भाग, यहाँ का देख सकते हैं। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जैसे ही नीचे नीचे पानी बहता है उसके साथ साथ उसका गाद भी आता रहता है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह भारत का अन्न भंडार है तथा जनसंख्या सबसे घनी है। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा पानी वाली जो फसलें हैं, जैसे
धान हो गया, चावल हो गया और गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, ऐसी फसलें यहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, जहाँ ज़्यादा उगाई जाती है। अब राजस्थान में आप चावल की खेती करोगे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चावल की खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और राजस्थान को रेगिस्तान भी बोला जाता है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ पे चावल उगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गंगा का मैदान आप देख सकते हैं इस चित्र में। और आगे चलते हैं, हम प्रायद्वीपीय पठार पे चलते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, दक्कन का पठार जिसको बोला जाता है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कैसा है। यह पठारी क्षेत्र खनिजों, लोहा, मैग्नीज, हीरा, तांबा, जस्ता, इनका खजाना है। यहाँ पे ज़्यादातर माइंस होते हैं। यहाँ की काली मिट्टी रुई कपास उगाने के लिए मशहूर होती है। अब काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास उगाई जाती है। यहाँ पे उर्वरता ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तो यहाँ पे कपास उगाई जाती है। आगे चलते हैं, भारतीय मरुस्थल यानी कि थार राजस्थान में स्थित यह रेतीला, सैंडी और शुष्क क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है, यहाँ पे ज़्यादातर रेत ही रेत है, बालू रेत जिसको बोले जाते हैं वो है। यहाँ वर्षा बहुत कम 10 से 15 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है। आगे चलते हैं 5 नंबर पे, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे ये मैदान समुद्री व्यापार, जहाज रानी और मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। जो तट है जहाँ पे समुद्र बोला जाता है, समुद्र के जो आसपास है, जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाका है नीचे वाला जो समुद्र का इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर समुद्र व्यापार होता है। यानी कि आयात निर्यात भी बोल सकते हैं, आयात निर्यात होता है। वहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ होती है, तो मछली पालन भी वहाँ से होता है। ठीक है ना। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है। समशीतोष्ण यानी कि ये ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होती है उसमें, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, उमस टाइप जैसे होती है ना, वैसे ही वहाँ पे गाद होता है। आगे चलते हैं, हम द्वीप समूह पे चलते हैं। कौन कौन से द्वीप समूह है? आइलैंड जिसको बोलते हैं। अंडमान और निकोबार, ये भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में यहाँ घने जंगल और अद्वितीय आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी समुदाय जो बाकी भारत का जो हिस्सा है वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, ना ही उनको इतनी सुविधाएं मिल पाती है। तो वो क्या, पहले हम जैसे इंसान आदिवासी हुआ करते थे, जंगलों में पेड़ पत्ते खाते रहते थे और फ्रूट्स वगैरह यही खाते थे जो पेड़ों से होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही अभी चल रहा है। आदिवासी समुदाय यहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, और बाकी नॉर्मल इंसान यहाँ पे नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जा तो सकते हैं लेकिन बहुत कम है, इनको रिस्क लेके जाना पड़ता है। आगे चलते हैं लक्षद्वीप पे। अरब सागर में यह प्रबल द्वीप है जो समुद्री जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जो जलवायु है बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे घने पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे एक आइलैंड जैसे टापू होता है, तो टापू है छोटा सा समुद्र के बीच में बसा हुआ, तो वहाँ का ये है। आगे इसको याद कैसे करेंगे? भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन 6 परिदृश्यों की भौगोलिक स्थिति, विशेषताएं तथा जीवन शैली को अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, क्या क्या है इसको अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2-3 बार भी इसको समझ सकते हैं, और 2-3 बार भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आएगा। अब आके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, क्या है पर्वत में, क्या है माउंटेन्स में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय विश्व के सबसे ऊँचे युवा वलित पर्वत है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आपको याद करना है, नोट डाउन कर लो आपकी अपनी बुक में। माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी एक है? अरावली है। अरावली पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। आल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की जो मुख्य प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है, इसको याद करना है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है, वो कौन सी है? अन्नामुड़ी है। एंडीज पर्वत है, वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जो पर्वत है वो कौन सी है? एंडीज है पर्वत श्रृंखला। पर्वतों पर पाई जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा है, यमुना है। इनको जीवन दायिनी, जो क्या करती हैं, पानी नीचे लाती हैं, उसको इंसान पीता है, तो इसको जीवन दायिनी भी बोला जाता है, वो हमें जीवन देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? जहाँ पे लावा होता है, पिघलता है, वो आग की लपटें होती है, उसको ज्वालामुखी है। ये माउंट किलिमंजारो है, वो कहाँ पे है?
अफ्रीका में है, इसको याद करना है आपको। इसका नोट हम देखते हैं, पर्वत ऊंचे, ठंडे और कठोर होते हैं, यहाँ जंगल, नदियाँ और खनिज मिलते हैं। इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। पर्वतों के क्या क्या प्रकार है, युवा वलित पर्वत है जैसे हिमालय हो गया, प्राचीन वलित पर्वत है जैसे अरावली हो गया, अरावली, और ज्वालामुखी पर्वत क्या है, किलिमंजारो। इसको याद कैसे करेंगे, हिमालय सबसे ऊंचा होता है, अरावली सबसे पुरानी है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समझ गए। और लाइक कर दो, कमेंट भी करो कैसी क्लास लगी है आपको, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पठार। पठार क्या है, दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों, कोयला, लोहा से समृद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण का पठार सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध कौन सा पठार है, अफ्रीका का पठार है। ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि से बना हुआ पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ज्वालामुखी गतिविधियों से बना हुआ पठार है। पूर्वी अफ्रीकी पठार एक महाद्वीप पठार का उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीकी पठार एक महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। पठारों पर कपास, बाजरा और दालें उगाई जाती है, पर्वतों पर नहीं, पठारों पर। ये देख सकते हैं पठार, पठार क्या होते हैं, समतल होते हैं, ऊपर से और नीचे से भी समतल होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, पठारों को टेबल लैंड भी कहा जाता है, ये आपको ऊपर बताया गया था। यहाँ देख सकते हैं समतल ऊपरी भाग है, ढलानदार किनारे हैं, यह पठार की बनावट है। अगर इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है, पठारों को टेबल लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सतह मेज की तरह समतल होती है। टेबल जैसे होती है ना, नीचे से भी चौड़ी होती है, ऊपर से भी चौड़ी होती है, और ऊपर हम कुछ रख भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। वैसा का वैसा प्रकार पठार का है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। अब इसकी ट्रिक कैसे करें, पठार समतल ऊंची भूमि, ऊपर समतल, किनारे ढलान होती है, उसको पठार कहा जाता है। पठारों के उदाहरण हम देख सकते हैं, दक्कन का पठार सबसे ऊंचा, सबसे पुराना और ज्वालामुखी है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना व हीरे की खान के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी अफ्रीकी पठार है वो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं मैदानों की ओर। मैदान देखें तो इंडो गंगेटिक मैदान विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडो गंगेटिक मैदान विश्व का सबसे जलोढ़ मैदान है। नील नदी का मैदान मिस्र में है, एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ से बना है, यानी कि ये जो गाद लेके आते हैं, इनके साथ जो लावा निकलता है वो क्या बनाता है, जलोढ़ मैदान बनाता है। ठीक है, यातनजी मैदान जो चीन में है, नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रमुख मैदान है। यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। पूर्वी यूरोपीय मैदान रूस एक संरचनात्मक मैदान है, यहाँ गेहूँ, चावल और गन्ना मुख्य फसलें हैं। मैदान प्राय समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। समुद्र का जो तल होता है ना, उससे 200 मीटर से ऊपर नहीं होते हैं ये वाले पठार। ठीक है, जो मैदान समतल होते हैं। प्रमुख मैदान और विशेषताएं देखें तो यहाँ पे इंडो गंगेटिक मैदान अभी बताया, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। नील नदी का मैदान मिस्र का सबसे उपजाऊ मैदान है। यातनजी मैदान है जो चीन का प्रमुख मैदान है। पूर्वी यूरोपीय मैदान है रूस का संरचनात्मक मैदान है। नोट में देखें तो मैदान समतल, उपजाऊ और आसानी से खेती योग्य होते हैं। मैदानों में अपनी खेती बहुत आराम से कर सकते हैं। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बनते हैं, जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है वो। प्रकृति हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आगे चलते हैं हम, 2-3 पॉइंट बच रहे हैं हमारे, और जल्दी से करते हैं इसको। मरुस्थल हम देखें, डेजर्ट भारत में देखें तो थार मरुस्थल राजस्थान में भारत का महान मरुस्थल है। यहाँ रेत के टीले और अत्यंत कम वर्षा होती है। यहाँ ऊंट परिवहन का मुख्य साधन है, जहाँ पे ज़्यादातर ऊंट से ही जाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलों में दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी होती हैं, ये आपको पहले हम बता चुके हैं। विश्व में देखें तो सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अटाकामा मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, विश्व का सबसे शुष्क शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे आबादी इतनी घनी नहीं होती है, यहाँ पे इतने पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ओनली कंटीली जो झाड़ियाँ होती है वो ही यहाँ पाई जाती है। इसको याद कैसे रखेंगे, मरुस्थल में कम वर्षा होती है, रेतीले टीले होते हैं, ऊंट और चरम तापमान विशेषताएं होती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थार भारत का सबसे महान मरुस्थल है, राजस्थान में स्थित है।
सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद करनी है एग्जाम के इंपॉर्टेंट से विषय, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इनकी। आगे चलते हैं हम तटीय क्षेत्र और द्वीप की ओर, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड की ऊपर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले और आपको रिवाइज के लिए ये दिया गया है ताकि रिवीजन कर सकें। भारत में देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। ठीक है, पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है वो संकरा मैदान है, जबकि पूर्वी जो तटीय मैदान है वो चौड़ा है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का से बना हुआ है, जो ज़्यादातर इधर देखा जाए तो पूर्व के इलाके में होता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इधर की साइड में है। लक्षद्वीप को हम देखें तो अरब सागर में स्थित है, जिसको मूंगा द्वीप भी कह देते हैं, कोरल आइलैंड है ये। मूंगा द्वीप कैसे कहते हैं? लक्षद्वीप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विश्व में अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का ग्रीनलैंड है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जहाँ पे द्वीप समूह कैसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर द्वीप होते हैं ना, ज़्यादा एक से अधिक द्वीप होते हैं, उसमें द्वीप समूह कहा जाता है। हवाई प्रशांत महासागर ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। द्वीपों में भी ज्वालामुखियाँ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तटीय क्षेत्र कौन सा है, द्वीप कौन सा है, जो टापू जिसको बोलते हैं। यहाँ डेल्टा हम देख सकते हैं, सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, मूंगा द्वीप समुद्र में पाई जाने वाली मूंगा चट्टानों से बनता है। मूंगा कैसे कहते हैं? जो हरा होता है उसको मूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है, चट्टानें होती है, उसको मूंगा द्वीप कहते हैं। अब लास्ट में हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसके अलावा स्थल रूप जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक आकार, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उसको क्या बोलते हैं? हम स्थल रूप बोलते हैं। निर्माण प्रक्रिया से देखें तो ये आंतरिक जैसे प्लेट विवर्तनिकी और बाह्य जैसे अपर्दन अपक्षय प्रक्रियाओं से बनते हैं, उसको निर्माण प्रक्रिया बोलते हैं। जनसंख्या में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर समतल एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा जलवायु जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलवायु एकदम उपजाऊ मिट्टी में पाई जाती है, और वहाँ पे खेती भी अच्छी होती है, पानी की भी कमी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जीवन का प्रभाव देखें तो स्थल रूप ही लोगों के भोजन, वस्त्र, आवास व व्यवसाय को निर्धारित करते हैं। जहाँ पे आसानी से आपको भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रहने के लिए आवास मिल जाए, और आपको काम करने के लिए व्यवसाय मिल जाए, तो आपको इसके अलावा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रैक पे देखें तो तय, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट देखें, स्थल रूप हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया इसका। और एक बार समझ नहीं आता है तो 2 बार देखिए, आप 3 बार भी देख सकते हैं आप इसको। आपके पास ही ये वीडियो रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो गए विभिन्न परिदृश्य हो गए हैं। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जल्द ही लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।